हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने बिल के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज वहीं से देखते हैं कि बिल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली हेडिंग आती है आपकी बिल्स, ठीक है। तो विधेयक, बिल्स जिसको बोलते हैं विधेयक, विधेयक कितने प्रकार से होते हैं देखो। तो आप लिख लोगे बिल्स मतलब विधेयक, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं देखो। तो ये आप याद रखोगे, बिल्स जो आपको होते हैं, विधेयक, विधेयक आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखो, पहले तो हो गया आपके ऑर्डिनरी विधेयक, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स इट मीन्स साधारण विधेयक। एंड सेकेंड नंबर हो गया आपके फाइनेंस विधेयक, फाइनेंस बिल मतलब आपके वित्तीय विधेयक। एंड थर्ड वन इज आपके हो गए मनी बिल्स, मनी बिल्स मतलब धन विधेयक। एंड फोर्थ हो गए आपके अमेंडमेंट बिल्स, इट मीन्स संशोधन विधेयक, ठीक है। क्या होता है? संशोधन, संशोधन विधेयक। देखो, तो ये बिल्स आपके दो 4 प्रकार के होते हैं, जो कि जिसमें हो गया ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंस बिल, मनी बिल एंड अमेंडमेंट बिल्स। देखो अब इन्हीं बिल्स ये अब हम इनको मतलब कि इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस बिल में क्या होता है। और जब जॉइंट सेशन होता है तो उसमें कौन से बिल सम्मिलित होते हैं, कौन से बिल सम्मिलित नहीं होते हैं, और कौन से बिल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखो, तो इसमें याद रखना, जो आपका ये ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, तो ये आपका आता है आर्टिकल 107, मतलब ये आर्टिकल 107 के अंतर्गत। और ये आपका जो होता है आपका फाइनेंस बिल, ठीक है। देखो, और आपका जो ये मतलब कि आपका फाइनेंस बिल हो गया, ठीक है, तो ये भी आपका आता है 117, ठीक है। फाइनेंस हो गया 117। एंड आपका जो संशोधन विधेयक आता है वो आता है 36, आपका जो संशोधन संशोधन विधेयक ये आता है आपका 368 मतलब 368 आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 117। एंड आप देखो, और उसके बाद में आपके जो फाइनेंस हो गया, और उसके बाद में आपका ऑर्डिनरी बिल्स हो गया, ठीक है। अब देखो, इसमें होता है कि एक चीज़ आपके जैसे क्वेश्चन आता है कि मतलब कि ऑर्डिनरी बिल के अंतर्गत होता क्या है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है कि और जैसे ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, ये तो ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर क्या होता है देखो, इसमें होता है इसे संसद के किसी भी सदन में मतलब कि दाखिल किया जा सकता है। मतलब कि संसद के किसी भी सदन मतलब आपका राज्यसभा हो गया, लोकसभा, किसी में भी इसको दाखिल किया जा सकता है। और राष्ट्रपति इस पर, ठीक है, निलंबनकारी वीटो पावर, जिसे मैंने कल पढ़ाया था वीटो पावर्स कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपकी निलंबनकारी होती है मतलब कि सस्पेंसरी वीटो होती है, तो उस वीटो पावर का यूज मतलब कि इसमें राष्ट्रपति कर सकते हैं, किसमें? ऑर्डिनरी बिल पे, ठीक है, साधारण विधेयक पर किए कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देखो आता है कि आपका आर्टिकल 108, तो आर्टिकल 108, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है आपका जॉइंट सेशन। क्या होता है? जॉइंट सेशन, ठीक है, मतलब संयुक्त अधिवेशन। दो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? ये तो संयुक्त अधिवेशन हम केवल 2 बिलों पर बुला सकते हैं। कौन कौन सा? आपका आपका हो गया एक तो ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, और सेकंड हो गया आपका फाइनेंस बिल, सेकंड हो गया आपका फाइनेंस बिल। इन पे हम ये जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। और ये आपका जो मनी बिल होता है, ठीक है, मनी बिल एंड आपका जो अमेंडमेंट बिल, तो इनमें मतलब इन बिलों पर हम जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते, ठीक है। तो जो संशोधन विधेयक आपका हो गया, धन विधेयक होगा, इन पे जॉइंट सेशन मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। और संयुक्त अधिवेशन आपका ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंस बिल पे हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये आपका जॉइंट सेशन हुए कितनी बार हैं, ठीक है। तो जॉइंट सेशन मतलब संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त याद रखोगे, संयुक्त अधिवेशन आपके 3 टाइम्स हुए हैं। कितनी बार हुए हैं आपके? 3 टाइम्स। कब कब हुए हैं 3 टाइम्स? तो ये आपके 3 टाइम्स हुए हैं, याद रखना। ये 1961 एंड 1978 एंड आपका 2002 में। तो ये 1961 में क्या हुआ था? तो ये आपके मतलब कि इसमें 1961 में आपका जब दहेज प्रतिबंध विधेयक लाया गया, ठीक। कौन सा? दहेज, दहेज प्रतिबंध विधेयक, प्रतिबंध प्रतिबंध विधेयक, तब आपका जॉइंट सेशन बुलाया गया। एंड उसके बाद में आपका 1978 का जब आपका बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल आया। कौन सा? बैंकिंग लिख लोगे, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, सर्विस कमीशन कमीशन बिल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर आ जाए क्वेश्चन की बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल कब आया, याद रखोगे कब आया? 1978 मतलब आपका 1978 में। एंड लास्ट आपका 2002 में। ये कब हुआ? ये आतंकवाद विरोधी विधेयक जब आया। कौन सा? आतंकवाद, आतंकवाद विरोधी विधेयक, विरोधी विधेयक, ठीक है, ये याद रखोगे। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको जो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्वेश्चन आता है जैसे जो आपको जो मनी बिल होता है, कौन सा? जो कि आर्टिकल 110 में, कौन सा? आर्टिकल
10 में आता है आपका, ये देखो ये मनी बिल आर्टिकल 110, ठीक है, मनी बिल आपका आर्टिकल 110। तो जो मनी बिल होता है आपका जो आर्टिकल 110 में आता है, तो ये देखो ये केवल आपका लोकसभा में दाखिल किया जा सकता है, केवल किसमें, लोकसभा में, केवल लोकसभा में, मतलब मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा में दाखिल किया जा सकता है। और उसके बाद आपका आर्टिकल 10 सॉरी मतलब कि 112 मतलब 112, इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपका होता है कि जो संघ का वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो आता है, ठीक, मतलब संघीय बजट पेश किया जाता है। संघीय जो भी संघ का जो यूनियन का होता है आपका वार्षिक वित्तीय वितरण, क्या होता है, वार्षिक वित्तीय वितरण, वार्षिक वित्तीय वितरण, वार्षिक वित्तीय वितरण। और या फिर जैसे इसका होता है कि संघीय बजट, इसी बोलते हैं संघीय बजट, वो आपका आपका आर्टिकल 112 में आता है। और देखो इसी में याद रखना कि जो संघ मतलब इसमें जो मतलब कि जो बजट होता है वो किस प्रकार की कितने जो फंड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखोगे फंड्स जो आपको होते हैं वो फंड्स होते हैं आपके तीन प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं फंड्स, तो यहाँ पे याद रखोगे तो फंड्स जो आपको होते हैं आपके फंड्स, तो फंड्स आपके होते हैं तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। देखो उसमें देखो पहला आता है आपका जिसे हिंदी में बोलते हैं निधि, हिंदी में बोलते हैं निधि। तो पहला आता है आपका संचित निधि, संचित संचित निधि मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड मतलब संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड, डेटेड फंड। एंड सेकेंड वन देखो आपका दूसरा आता है आकस्मिक निधि, आकस्मिक आकस्मिक निधि, इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड्स। एंड थर्ड आपका आता है लोक लेखा निधि, कौन सा, लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, जिसे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट फंड, अकाउंट फंड, ये होता है आपका लोक लेखा निधि। देखो लोक नेता नीति, देखो अभी ये आपके जो संचित निधि किससे कनेक्टेड है, तो ये आपकी पार्लियामेंट से हो गई, ये आपकी आकस्मिक ये होगी आपके प्रेसिडेंट से, उसके बाद में ये होगी आपकी लोक लेखा निधि, ये हो गई आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आप याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें उसके बाद में आपका आर्टिकल आता है 117, आर्टिकल 117, इसमें क्या है, तो इसमें आपका मतलब कि वित्तीय विधेयक की जो कि आपका फाइनेंस बिल होता है, कौन सा फाइनेंस बिल होता है, तो उसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, ठीक है, उसे मतलब कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो जो आपका वित्तीय विधेयक होता है तो उसकी डिफिनीशन है, वित्तीय विधेयक की परिभाषा, वित्तीय विधेयक की परिभाषा दी हुई है किसमें, आपके फाइनेंस बिल में, जिसके अंदर का जैसे कि आपको कौन से मतलब कि राजस्व का या टैक्स आते हैं, मतलब कौन से रेवेन्यूज, आपके जो रेवेन्यूज एंड इंक्लूड्स आर टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है, तो जिसमें कर एंड आपके राजस्व आते हैं उनको। और क्या होता है, देखो इसमें एक होता है कि जब भी आपका फाइनेंस बिल आएगा तो इससे क्या होगा कि इसे दोनों हाउसों से इसे पास होना चाहिए, मतलब कि हैज़ टू पास इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब इसे लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेस होते हैं ना, मतलब कि आपका अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो इसको दोनों हाउसों से इसे मतलब कि जब भी मनी बिल आए, जब भी फाइनेंस बिल आएगा, वित्तीय बिल आएगा, तो इसे दोनों मतलब दोनों हाउसेस में इससे मतलब पास होना चाहिए, तभी ये फाइनेंस बिल माना जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। इसे मतलब कि हैज़ टू मतलब इसे पास होना ही चाहिए, मतलब दोनों आपके हाउसों से। आगे बढ़ते हैं, देखो आपका आर्टिकल आता है 368, आर्टिकल 368। तो इसमें क्या है, इसमें आपका इसमें डिफिनीशन दी गई है, या मतलब किसके बारे में बताया गया, आपका जो अमेंडमेंट बिल होता है, क्या होता है आपका अमेंडमेंट बिल, तो उसके बारे में बताया गया, अमेंडमेंट बिल के बारे में बताया गया, आपका जो सही है आपका संशोधन विधेयक, क्या आपका संशोधन विधेयक, तो उसके बारे में आपका बोला गया किसमें, संशोधन विधेयक में। एंड आर्टिकल 120, ठीक है, आर्टिकल 120 होता है संसद में प्रयोग की जाने वाली, दो आर्टिकल 120 मतलब 120 में क्या है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा,
संसद, तो आपने संसद में कौन सी लैंग्वेज पेश की जाएगी, तो संसद में पेश की जाने वाली लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि इसमें आर्टिकल 120 में, आर्टिकल 120 में। तो जो जैसे कि आपकी जो प्रशासनिक भाषा है, मतलब कि आपकी जो प्रशासनिक जो कार्य की लैंग्वेज है, भाषा है, वो आपकी है हिंदी, वो आपकी है हिंदी। एंड जो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की भाषा है, ठीक है, तो कोई भी संविधान मतलब कि तो जो एक्सप्रेस करने के मतलब आपके अपने भाव व्यक्त करना है, तो इसमें एक्सप्रेशन में कोई भी संवैधानिक भाषा हो सकती है, मतलब जितने भी भाषाएं हैं आपके संविधान में, तो कोई भी भाषा हो सकती है, ठीक है, तो कोई भी मतलब संवैधानिक भाषा कोई भी संवैधानिक भाषा हो सकती है। एंड आपका आता है आगे आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 122 क्या याद रखोगे कि जो भी संघ की न्यायपालिका संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो भी देखो संघ की जो न्यायपालिका होगी, ठीक है, न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका होगी, वो क्या है, संसद के कार्यों में कोई भी जो भी अगर संसद में जो भी पार्लियामेंट में जो भी काम चल रहे हैं, तो उसमें वो मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो न्यायपालिका होगी मतलब जुडिशरी सिस्टम, वो आपकी जो मतलब कि पार्लियामेंट के वर्कों में वो वर्क्स पे काम से पे उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगला आता है आपका आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 क्या बोलता है, आर्टिकल 123 में देखो मतलब कि राष्ट्रपति की आदेश जारी कर नहीं सकती, ये मैंने दो पहले बताया आपको, ठीक है। क्या होता है ऑर्डिनेंस पावर, इसमें क्या होता है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर मतलब अध्यादेश, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, ठीक है, किसमें आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। जुडिशरी ऑफ यूनियन से क्या पढ़ेंगे, जुडिशरी ऑफ यूनियन। तो इसमें क्या है कि संघ की न्यायपालिका, इसे हिंदी बोलते हैं संघ की न्यायपालिका। देखो तो ये दो तो जुडिशियल सिस्टम पहले हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसके आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट तो याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में 124 से लेकर के 146 तक, 124 से लेकर के 146 तक, और आर्टिकल 124 टू 146। अब देखो इसमें जो पहला आर्टिकल आता है आपका 124, ठीक है। तो आर्टिकल 124 में क्या बोला है, तो आर्टिकल 124 में बोला गया कि भारत का एक मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो थीम है या होगा, मतलब इसका मतलब ये आपको बताएगा कि इसमें मतलब आपका आर्टिकल 124 में। तो देखो उसके बाद में जो फर्स्ट टाइम मतलब जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, वो किस सन की गई, ठीक है। अगर कुछ पूछे तो याद रखना कि 1774 मतलब आपका 1774 में इन कलकत्ता में फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपका जो 1935 में इसको शिफ्ट कर लिया गया था, कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। इसे मतलब कि 1935 में कलकत्ता से सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट करके कहाँ मतलब शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली में, ठीक। अब उसके बाद देखो याद रखो एक ये तो फर्स्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट हुई थी, ठीक है, तो 1950 में हुई थी, जिसमें कि आपके एक चीफ जस्टिस से एक चीफ जस्टिस एंड आपके साथ में 7 मतलब 7 अदर जज थे, ठीक है, अदर जजेस। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, कौन आपके जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, ठीक है, ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, तो चीफ जस्टिस अपॉइंटेड प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड जो अदर आपके जो भी अदर उसमें और जजेज होते हैं, ठीक है, जो और जज होते हैं, तो वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। बट उसमें क्या होती है कि एडवाइस आपकी जो एडवाइस किसकी होती है, मतलब कि आपके चीफ जस्टिस की, जो भी चीफ जस्टिस होगा तो उनकी एडवाइस से प्रेसिडेंट वहाँ पे मतलब कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो इसकी अब देखो योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर आपको जज बनना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके लिए योग्यता क्या होती है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो क्वालिटी में होता है पहला तो ये तो यही पॉइंट आता है कि आप मतलब इंडियन हो, आप भारत के नागरिक हो। उसके बाद में आपकी एज कितनी, मतलब कि 65 वर्ष से कम हो, 65 वर्ष से आपकी एज कम होनी चाहिए, और कम से कम मतलब 5 वर्षों तक तो आपने हाई कोर्ट का जज मतलब रह चुके हो, कितने 5 ईयर्स के लिए आप हाई कोर्ट के जज रह चुके हो, ठीक है।
हाई कोर्ट का जज रह चुके हो। एंड उसके बाद में 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में, मतलब कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय, मतलब कि आपका सुप्रीम कोर्ट में आपने किया एडवोकेट, मतलब आप एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हो, मतलब वकालत की हो। ये कुछ होते हैं कि पैरामीटर्स जो कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको ज़रूरत होती है, क्या क्या होते हैं, आप इंडियन हो, ठीक है। उसके बाद में आपके 65 वर्ष से आयु कम हो, 5 वर्ष से कम हाई कोर्ट में जज रह चुके हो, और उसके बाद में 10 वर्ष से समथिंग आपने सेवा करी हो, किसमें, एज अ एडवोकेट, मतलब वकालत की हो, किसमें, आपको मतलब उच्च न्यायालय में, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के पात्र हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि जो जो फर्स्ट टाइम जो अपॉइंट किया गया था, तो उससे मतलब कि अब ये बताया मैंने 74 में, तो मतलब कि पहली जज कौन थी, ठीक है, तो वो थी लॉर्ड एलिजा इम्फे, लॉर्ड एलिजा इम्फे, लॉर्ड एलिजा इम्फे, ठीक है, ये लिख लोगे। तो देखो उसके याद रखना कि 1950 में, ठीक है, 1950 में ये कौन बनी, तो 1950 में आपके बने थे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। तो इनको मतलब कि शपथ किसके द्वारा दी जाती है, तो ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, मतलब तो ओथ आपको इनको दिलाई जाती है, याद रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड अगर इन फ्यूचर अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहें, तो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर होगा या त्यागपत्र होगा, तो किसे सौंपेंगे, तो ये सौंपेंगे प्रेसिडेंट को, इसे प्रेसिडेंट को। और जैसे आपका जो मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, अगर ये उस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो या मतलब के ऑप्शंस हैं कौन, आपका जो भी आपका चीफ जस्टिस होते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनकी ऑप्शंस में वहाँ का कार्यभार कौन संभालेगा, तो वहाँ तो उस मतलब प्रेजेंट टाइम में सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, तो वो उनका कार्यभार संभाल लेंगे, ठीक है, उनकी ऑप्शंस में होता है। आगे तो पढ़ते हैं, आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 125, ठीक है, आर्टिकल 125, तो इसमें क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 125 इसमें बोला था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मतलब कि वेतन और भत्ते के बारे में इसमें डिस्कस किसमें, जो भी सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जो भी आपके जजेज होंगे, तो उनके वेतन मतलब उनके सैलरी और उनके भत्तों के बारे में, मतलब कि फंड्स या भत्तों के बारे में उनको बोला गया है, वहाँ पर बताया गया है। तो किसमें, आर्टिकल 125 में, आर्टिकल 125 में इनके वेतन एवं भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती है, और ये बोला गया कि इनके वेतन एवं भत्ते में कोई भी कमी नहीं की जा सकती है। ये आपको कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 125। अब देखो जैसे कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की मतलब कि कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों नियुक्ति कैसे होती है, कौन करते हैं, तो उनके बाद देखो आप पढ़ लोगे कि आपको जो चीज हो आर्टिकल 127, तो इसके जो तहत आते हैं आपके आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में क्या, जो भी आपका जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस इनकी जो अपॉइंट करने की जो प्रक्रिया है, ये क्या मतलब कि ये देखो हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, फॉर मैक्सिमम 2 ईयर्स विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या होता है कि हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, ठीक है, और फॉर कितने, कम से कम 2 सालों के लिए, एंड विद द परमिशन, अगर मतलब कि प्रेसिडेंट चाहें तो ये मतलब इनको अपॉइंट किया जा सकता है। एंड आपका आर्टिकल 128, आर्टिकल 128, इसमें क्या है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस होते हैं जो मतलब चीफ जस्टिस हैं, और जो रिटायर्ड हो गए, ठीक है, रिटायर्ड जजेज हो गए, तो वो 2 साल के मतलब कि 2 साल के अंदर वो, और प्रेसिडेंट की परमिशन से भी वो मतलब कि बन सकते हैं। और तो उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आपका आर्टिकल बोलता है 129, आर्टिकल 129 क्या बोलता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा एक न्यायालय है, वो आपका अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, अभिलेख न्यायालय, ठीक है, अभिलेख न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट कैसा है आपका, सुप्रीम कोर्ट आपका एक अभिलेख न्यायालय, मतलब कि अभिलेख मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी केसेस होते हैं वो सब कैसे रिकॉर्डेड वहाँ पे होते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म पे होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, जिसका यूज मतलब कि आपको जो निम्न तक जो भी मतलब कि कोर्ट होते हैं उसका मतलब एक एज आ रेफरेंस के रूप में उसका यूज करते हैं, कैसा, एज आ रेफरेंस के रूप में उसको यूज करते हैं। और दो और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी एवं राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होना चाहिए, ये आर्टिकल कौन सा आपको बोलता है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल बोलता है 130 क्या बोलता है कि जो भी आपका जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो प्रेसिडेंट हाउस मतलब प्रेसिडेंट कार्यालय, एंड आपको जो नेशनल कैपिटल्स है आपकी, जैसे जो प्रेजेंट में जो दिल्ली है, ठीक है, तो उसके करीब होना चाहिए, क्यों करीब होना चाहिए, आपका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उसके पास में होना चाहिए।
और देखो अगर एक आता है इंपॉर्टेंट याद रखना, आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी शक्ति है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो भी है, सर्वोच्च न्यायालय को मतलब पावर है, शक्ति है कि किसी भी उच्च न्यायालय, अगर हाई कोर्ट में कोई भी मैटर चल रहा है, कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो वो मतलब कि उच्च न्यायालय में इस तरह स्थानांतरित मतलब कि ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है किसी भी मामले में एक उच्च न्यायालय मतलब कि एक उच्च न्यायालय के मतलब कि उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये पावर होती है किसमें, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 136। आर्टिकल 136, आर्टिकल 136 क्या बोलता है, आर्टिकल 236 बोलता है कि दो सर्वोच्च न्यायालय जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो किसी भी मतलब कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है। अगर जैसे कोई हाई कोर्ट ने कोई भी अगर डिसीजन दे दिया, ठीक है, कोई डिसीजन दे दिया, तो होता नहीं कि जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि पिटीशन दायर कर देते हैं कि हमें उनका मतलब कि निर्णय सही नहीं लगा या मतलब कोई संदेह है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस निर्णय को मतलब रद्द कर सकते हैं। ये पावर होती है, ये पावर उनको मिलती है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत। आर्टिकल 136 के तहत अगला आर्टिकल आता है 137। 137 क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो अपने द्वारा किसी भी निर्णय को पुनर्वलोकन मतलब रिव्यू कर सकता है। जिससे मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, तो अगर चाहे मतलब सर्वोच्च न्यायालय तो अपने निर्णय को तुरंत मतलब कि रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, रिव्यू कर सकते हैं, ये होता है। तो ये आपको उनको पावर मिलती है आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 137 के तहत कि ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने कुछ बोल दिया या कुछ कह दिया तो मतलब परमानेंट हो गया, नहीं, वो दोबारा भी उसका पुनर्वलोकन कर सकते हैं वो, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड आपका ये पुनर्वलोकन और रिव्यू कर सकते हैं, उनको रिव्यू का उनके अधिकार होते हैं जो भी आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं आर्टिकल 137 के तहत। अगला आर्टिकल आपका 138 याद रखोगे। 138 में क्या बोलता है, 138 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले केस को, ठीक है, अपने अंडर ले सकता है, ये भी है, ठीक है। जैसे कि हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर चाह लिया कि इस केस को हमें अपने अंडर से लेना है या इस कोर्ट को मतलब कि इस केस को हमें डिस्कस करना है, ठीक है, हमें देखना है, तो वो अपने अंडर वो उस केस को ले सकते हैं, ठीक है। ये पावर होती है किसके अंदर, आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये इनको पावर मिलती है आर्टिकल 138 के तहत। आर्टिकल 138 के तहत अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 तो आर्टिकल 143 ये मैंने तो आपको पढ़ा दिया है। क्या इसमें क्या होता है कि जो भी आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, वो इसको सलाह दे सकते हैं। जो भी आपका जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, किसे, प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है आर्टिकल 143। अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 146। आर्टिकल 146 क्या बोलता है, आर्टिकल 146 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी भी मतलब कि सभी भर्तियों के मतलब केवल मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। जो भी वहाँ की जो वैकेंसी निकलती हैं, तो जितनी भी भर्तियाँ निकलेंगे हाई कोर्ट मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो उनके द्वारा ही सारी भर्तियाँ वैकेंसीज को मतलब कि देखा जाता है, उनके द्वारा ही उनकी निकाला जाता है, उनके द्वारा पूरा रिव्यू किया जाता है। अगला आर्टिकल आता है याद रखोगे आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 तो आर्टिकल 148 क्या बोलता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसमें बोला गया है कि आपको जो CAG होता है, ठीक, कंट्रोलर एडिटर जनरल सॉरी मतलब कि कंट्रोलर मतलब अटॉर्नी जनरल, सॉरी, ठीक है, मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो इसमें जो भारत का जो मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परीक्षक ये आपका किसके बारे में, तो इनके बारे में इस आर्टिकल में दिया क्या, तो आर्टिकल 148। आर्टिकल 148, ठीक है। तो ये था आपका भाग 5, ठीक है, ये आपका कौन सा भाग 5 था जिसमें आर्टिकल